स्पोकन। जो आज का मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। इस वीडियो में ना हम बहुत सारे फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास ना बेसिक कैलकुलेशंस में यूज़ होते हैं, और मोल के हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आ जाती है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास ना जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो क्या चीज़ होती है। द mass of one atom of an element as compared to the mass of carbon atom taken as 12. For example, if the mass of carbon is 12, then mass of hydrogen is 1.008 AMU। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ना वो होता है कि अगर हमने किसी भी एटम का मास कंसीडर किया है कार्बन स्केल के हवाले से। ठीक है, हमारे पास जो कार्बन का मास होता है वो 12 है, हमें पता है। अगर हमने कार्बन का जो एक एटम है उसका मास 12 कंसीडर किया है, तो हम दूसरे जो एलिमेंट जिसका हम मास हमने फाइंड करना है, हम उसके मास को कार्बन के मास के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास उस एलिमेंट का मास आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, कि हमारे पास ना जो एलिमेंट का जिसका भी हमने मास फाइंड करना है, हम उसके मास को कार्बन के मास के साथ कंपेयर करते हैं और हमारे पास जो एलिमेंट है उसका मास हमारे पास आ जाता है। तो जिस भी एलिमेंट का मास कार्बन के वन एटम के मास के साथ कंपेयर करके निकाला जाए उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है ना वो कितना है, वो है 1.008 AMU। ठीक है, AMU रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हाइड्रोजन का ये वाला मास है वो हमने कार्बन के मास के साथ कंपेयर करके निकाला है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास जो चीज आ जाती है वो हमारे पास आ जाते हैं आइसोटोप्स। अब हम देख लेते हैं कि जो आइसोटोप्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। The atoms or elements which have same atomic number but different atomic mass are called isotopes। ठीक है, वो वाले एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो होता है सेम लेकिन उनका जो मास नंबर है वो होता है डिफरेंट, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स।
फॉर एग्जाम्पल कार्बन के आइसोटोप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, अब इधर हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है तीनों का, लेकिन इनका जो एटॉमिक मैस है वो चेंज हो रहा है। एक का 12 है, एक का 13 है, एक का 14 है। क्योंकि इधर हमारे पास एटॉमिक मैस क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि यहाँ जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं? वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास इधर एटॉमिक मैस भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आइसोटोप्स वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मैस जो है वो डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन के भी बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, H11, ड्यूट्रियम, H21, H31। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है और भी एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे आयोडीन हो गया हमारे पास, ठीक है, क्लोरीन हो गया। तो हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं वो ये होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मैस जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आ जाती है वो हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मैस। तो हमारे पास अब नेक्स्ट जो चीज है वो है एवरेज एटॉमिक मैस। अब एवरेज एटॉमिक मैस हमारे पास कौन सी टर्म है? अगर हम तमाम एटॉमिक मैसेस को क्या कर लें? सम कर लें और उनको डिवाइड करते हैं उनके टोटल नंबर से, तो हमारे पास ना एवरेज आ जाती है एटॉमिक मैसेस की। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास साथ ना परसेंटेज भी दी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल नियॉन के ना हमारे पास आइसोटोप्स हैं, ठीक है, नियॉन 10, नियॉन 11, इनकी ना परसेंटेजेस दी हुई है, ये 20% है। ठीक है, ये हमारे पास है 21%। ठीक है, तो अगर मैंने इनकी एवरेज लेनी है तो मैं क्या करूंगी? मैं इनकी एवरेज इस तरह लूंगी कि 20 को मैं इसके एटॉमिक मैस से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, प्लस कर दूंगी इन दोनों को मैं इसकी परसेंटेज और इसके एटॉमिक मैस के साथ। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो टोटल मेरे पास जो है परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? 100। तो मैं इसी तरह इनका क्या निकाल लूंगी? एवरेज एटॉमिक मैस निकाल लूंगी। ठीक है, तो मेरे पास अगर एवरेज की बात की जाए, एवरेज एटॉमिक मैस की, और मुझे साथ परसेंटेज भी दी गई हो, तो मैं परसेंटेज, जब परसेंटेज की मौजूदगी में मैं किस तरह एटॉमिक मैस निकालूंगी? इस तरीके से निकालूंगी। ठीक है, और अगर मेरे पास परसेंटेज ना हो तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं इसको जो है यानी एटॉमिक मैसेस को ही आपस में प्लस कर दूंगी। ठीक है, और मैं डिवाइड किससे करूंगी? इनके नंबर से, यानी कि 2 से। ठीक है, 100 से मैंने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मुझे मेरे पास परसेंटेज की बात आ रही थी। ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज के अलावा एवरेज एटॉमिक मैस निकाला जाए तो वो इसी तरह निकलेगा कि दोनों का एटॉमिक मैस और डिवाइडेड बाय नंबर। मेरे पास डिवाइडेड बाय नंबर आ जाएगा, कोई भी नंबर, जितने हमें एलिमेंट्स के एटॉमिक मैस दिए गए हैं उनके नंबर से उनको पहले उनको सम कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से। ठीक है, तो ये मेरे पास है एवरेज एटॉमिक मैस। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आ जाती है वो हमारे पास है इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला और साथ ही मेरे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
तो अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि हमारे पास इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला होता है द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स, आयंस and molecules in a substance is called empirical formula। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमने ना किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसके एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल जो चीज़ भी उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी सिंपल रेशो लिख दी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि मेरे पास एक सब्सटेंस है, उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो कितनी है, 3:3:2। ठीक है, तो मेरे पास अब इस रेशो से मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन मेरे पास 3 है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 2 है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया इस सब्सटेंस का, कि मेरे पास जो रेशो थी वो बताई गई थी, मैंने रेशो के हिसाब से इसका फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूले को जो हम रेशो से निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला ऑफ एन एक्चुअल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर एक्चुअल मॉलिक्यूल के फॉर्मूले की बात की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यानी अगर हमें इंपेरिकल फॉर्मूला पता है तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। और n जो है वो क्या है, n हमारे पास रेशो है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास का रेशो। ठीक है, अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास अगर मैंने निकालना है इस वाली हमारे पास इस वाले सब्सटेंस का, तो मैं इसको किस तरह निकालूंगी, कार्बन मेरे पास कितना होता है, उसका एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाई बाय, मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि 3 है मेरे पास, प्लस मैं क्या करूंगी, हाइड्रोजन 1 होता है मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 3s are 36 प्लस 3 1s are 3, 16 2s are 32। ठीक है, 36 32 और 3, 6 और 2 मेरे पास 8, 8 और 3 11, 3 प्लस 3 6 और 1 7, तो मेरे पास क्या आएगा 71। ठीक है, तो अब इस कंपाउंड का मेरे पास ये इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकल आया। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो हम सिंपल मोलर मास निकालते हैं इनके एटॉमिक मासेस को सम करके, तो वो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है। तो हम इस तरीके से n की वैल्यू निकाल के, इंपेरिकल फॉर्मूला अगर हमें दिया गया हो तो हम n की वैल्यू निकाल के आराम से ना फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इधर मोलर मास, फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से ना मोलर मास इधर 35 लिख देती हूँ, 35/71। ठीक है, तो मेरे पास इसको जब मैं डिवाइड करूंगी 35 2s are 5 2s are 10 3 2s are 6 और 1 7, तो मेरे पास जो है तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2.0 समथिंग n की वैल्यू आएगी। ठीक है, और मेरे पास जो n की वैल्यू है वो 2 आ गई। इंपेरिकल फॉर्मूला में यही वाला ले लेती हूँ, C3H3O2। ठीक है,
तो ये मेरे पास आ गया। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, C6H6 और O4। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया इस वाले सब्सटेंस का, जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने पहले लिखा था। ठीक है, तो हमारे पास जो है इस तरह हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है मोल। मोल के हवाले से बात आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोल। मोल की जो टर्म है वो केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, जिस तरह हम किसी सब्सटेंस का वेट मेजर करते हैं ना, और हम कहते हैं कि अच्छा ये वाला जो सब्सटेंस है ये केजी के अंदर है, ये सब्सटेंस ग्राम्स के अंदर है, ये जो लिक्विड है ये लीटर्स के अंदर है। ठीक है, उसी तरह जब भी हम केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का जब भी हमने वेट लेना होता है या हमने उन्हें एक्सप्रेस करना होता है ना किसी क्वांटिटी में, तो हम कौन सी क्वांटिटी यूज करते हैं, मोल को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये भी बन सकती है हमारे पास मोल की, कि द यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस quantities according to their weight। ठीक है, तो वेट के हिसाब से, या हम वेट नहीं कहते इधर, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर कह देते हैं। ठीक है, उनकी नेचर के हिसाब से जब हम किसी भी क्वांटिटी को, द यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अगर हम क्वांटिटीज को उनकी नेचर के हिसाब से एक्सप्रेस करना चाहें तो हम मोल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास मेरे पास होता है 12। ठीक है, 1 ग्राम मेरे पास कार्बन है, 1 ग्राम जो है कार्बन एटम है मेरे पास, और उसका जो मास है वो कितना है, 12। ठीक है, तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं 1 मोल ऑफ कार्बन की बात कर रही हूँ। ठीक है, जिसका मास मेरे पास क्या है, 12 है और 1 ग्राम क्वांटिटी है। ठीक है, तो मैं इस तरह भी इसको लिख सकती हूँ कि द यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू देयर नेचर इन 1 ग्राम। अगर मेरे पास जो क्वांटिटीज है वो 1 ग्राम के हिसाब से हो, या इधर मैं एलिमेंट लिख देती हूँ। ठीक है, एलिमेंट्स, यानी कि मेरे पास जितने भी 1 ग्राम के एलिमेंट्स हैं ना, वो किसके बराबर होंगे, वो मेरे पास 1 मोल के बराबर होंगे। ठीक है, उसी तरह अगर मेरे पास 1 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसका मास कितना होता है, 32। ठीक है, तो मेरे पास 1 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो है 1 ग्राम ऑक्सीजन का क्या मतलब है कि मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एटॉमिक मास है ना, तो इसे भी हम ग्राम के हिसाब से शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ 18 ग्राम ऑफ वाटर की, तो इसका मतलब क्या है, मैं 1 मोल ऑफ वाटर की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 18 ग्राम, 18 का क्या मतलब है, वाटर का एटॉमिक मास है ये।
वाटर का मोलर मैस है ये 18, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है ना। पहले मैं एलिमेंट्स की बात कर रही थी तो मैं एटॉमिक मैस कह रही थी, मैं अब मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ। तो ये मेरे पास क्या है 18 ग्राम, वो मेरे पास मोलर मैस है। तो मेरे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि मैं 1 मोल ऑफ वाटर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट को या किसी भी मॉलिक्यूल को उसके मोलर मैस या एटॉमिक मैस के हिसाब से एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे मोल का नाम दे देते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एवोगैड्रस नंबर। एवोगैड्रस नंबर, एवोगैड्रस नंबर हमारे पास क्या होता है। अब जिस तरह हमने मोल को एक्सप्रेस किया है कि 18 ग्राम मेरे पास जो वाटर है वो मेरे पास किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ वाटर में क्या मतलब होगा इसका, कि इसमें हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। ठीक है, तो ये जो 6.02 इंटू 10⁻23 जो नंबर है, ये किसने डिस्कवर किया था, एवोगैड्रो ने डिस्कवर किया था, और इसी को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रस नंबर कहते हैं। एवोगैड्रो ने ये कहा था कि हमारे पास ना जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, वो कितने पार्टिकल से बने हैं, वो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। ठीक है, हम जो भी सब्सटेंस उठा लें, ठीक है, जिस भी सब्सटेंस की बात करें तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रस नंबर कहते हैं। तो हमारे पास जो 1 मोल है उसका क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस हो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स, कितने एटम्स, कितने आयंस, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, आयंस या पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एवोगैड्रस नंबर है। ठीक है, लेकिन ये 1 मोल के हवाले से बात है। ठीक है, ये 1 मोल के हवाले से बात हो रही है। जिस तरह मैंने कहा ना कि हमारे पास वाटर का 18 ग्राम है, क्योंकि वाटर जो है वो क्या है हमारे पास, उसका एटॉमिक मास कितना होता है 18 ग्राम। तो अगर मैं इसे 1 ग्राम कहूँ या मैं इसे 18 ग्राम कहूँ तो ये क्या है, एक ही बात है, क्योंकि 18 जो है वो क्या है, वाटर का मोलर मास है। ठीक है, और 18 ग्राम ऑफ वाटर का क्या मतलब है, मैं इधर 1 मोल ऑफ वाटर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हर एलिमेंट का एटॉमिक मास और हर मॉलिक्यूल का मोलर मास किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ना कुछ फॉर्मूलाज आ जाते हैं जो कि हम अपनी जो बेसिक हमारी केमिस्ट्री है उसके अंदर वो यूज होते हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स की। अगर हमने किसी भी चीज में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो तो उसका क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, कि हमारे पास ना जो भी मैस दिया होगा ना किसी भी एलिमेंट का, हम उस मैस को उसके मोलर मैस के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या कंपाउंड दिया होगा तो उसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। सेकंड हमारे पास क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ, अगर हमने क्या फाइंड करना हो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करने हो तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हम किस तरह फाइंड करेंगे कि मैस ऑफ एटम ओवर मोलर मैस, मोलर मैस ऑफ एटम। ठीक है, तो इस तरह हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम
मॉलिक्यूल हम किस तरह फाइंड करेंगे कंपाउंड के अंदर, ठीक है, तो वो हम फाइंड करेंगे मैस ऑफ मॉलिक्यूल इन अ कंपाउंड ओवर मोलर मैस ऑफ मॉलिक्यूल इन अ कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद अगर हमने नंबर ऑफ ग्राम आइंस फाइंड करने हैं तो वो किस तरह फाइंड होंगे, मैस ऑफ आइंस ओवर मोलर मैस, मोलर मैस आइंस के हवा, जब आइंस की बात होती है तो हम फॉर्मूला मैस कहते हैं, फॉर्मूला मैस ऑफ आइंस इन एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो जब हम एटम्स की बात करेंगे, ग्राम एटम्स की, तो हम एलिमेंट के अंदर मैस ऑफ एटम ओवर मोलर मैस ऑफ एटम इन अ एलिमेंट, उसकी बात करेंगे। जब हम ग्राम मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे तो मॉलिक्यूल कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे मैस ऑफ मॉलिक्यूल इन अ कंपाउंड ओवर मोलर मैस ऑफ मॉलिक्यूल इन अ कंपाउंड, ठीक है। जब हम आइंस की, ग्राम आइंस की बात करेंगे तब हम क्या लिखेंगे, मैस ऑफ आयंस इन एन आयोनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मैस ऑफ आयंस इन एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो फॉर्मूला मैस भी वही होता है जो मोलर मैस होता है, बस आयंस की वजह से ना उसका नाम हम चेंज कर देते हैं, उसे हम फॉर्मूला मैस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाले फॉर्मूलाज आ गए। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर हमने फाइंड करने हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रस नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि हम ना जब भी कोई बेसिक हमने कैलकुलेशन करनी होती है तब हम इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज जो हैं वो आपके काम भी आएंगे जब आप बेसिक कैलकुलेशंस करेंगे तब। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आ जाती है वो है स्टिचियोमेट्री। स्टिचियोमेट्री हमारे पास क्या होती है वो हम देख लेते हैं। It is the branch of chemistry which deals with the quantitative relationship between the reactants and products in a balanced chemical equation. जब भी हम किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का रिलेशनशिप देखते हैं तो हमारे पास इस पूरी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, हम इसे स्टिचियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ना एक इक्वेशन है N2+O2, ठीक है। तो ये मेरे पास बनता है 2NO, सही। तो अब मेरे पास जो ये रिएक्शन है इसमें मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन है, 1 मोल ही ऑक्सीजन है
लेकिन 2 मोल्स इधर नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास अब इधर मैंने क्या देखा कि मेरे पास ना क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप शो हो रहा है किस चीज़ का, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का। ठीक है, मुझे समझ आ रही है कि मेरे पास जो 1 मोल नाइट्रोजन था, मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन था, उन दोनों मोल्स ने मिलके मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बनाया है, 2 मोल्स जो है वो प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, अगर मेरे पास इधर जो है ये मैंने तो लिख दिया है ना, अगर मेरे पास इधर ऐसे क्वेश्चन मार्क बना होता, मुझे ना फाइंड करना होता कि मोल जो है यानी ये इन दोनों रिएक्टेंट्स ने कितनी क्वांटिटी में मेरे पास प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, या मुझे इधर ये दिया होता, ठीक है, 2 मोल्स मेरे पास इधर लिखा होता और मुझे कहा गया होता कि मेरे पास ये वाला जो रिएक्टेंट है ना, इसके बारे में जो है इसकी क्वांटिटी मैंने फाइंड आउट करनी है। तो मैं किस तरह फाइंड आउट करूंगी, तो इस चीज को स्टडी करने के लिए रिएक्शन के अंदर जब हमने किसी चीज की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, स्टीचियोमेट्री को यूज करते हैं। ठीक है, और स्टीचियोमेट्री हमें 3 तरह के रिलेशंस बताती है, जो कि कौन से रिलेशंस है, मैस मैस रिलेशनशिप। ठीक है, मैस मैस रिलेशनशिप, उसके बाद सेकंड पे मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, और मेरे पास थर्ड आ जाता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, तो यानी इन रिलेशनशिप से मैं बता सकती हूँ कि अगर मेरे पास ना एक चीज का मैस दिया गया हो तो मैं दूसरी चीज का मैस फाइंड आउट आराम से कर सकती हूँ। अगर मेरे पास एक चीज का मैस दिया गया हो तो मैं उसका वॉल्यूम आराम से फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, और अगर मेरे पास किसी चीज का वॉल्यूम दिया गया हो तो मैं उसका वॉल्यूम भी आराम से फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इन रिलेशन से मुझे ये बात पता चलती है कि मैं किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर मैस भी फाइंड कर सकती हूँ, वॉल्यूम भी फाइंड कर सकती हूँ। अगर मुझे एक चीज यानी एक रिएक्टेंट का मैस या प्रोडक्ट का वॉल्यूम या रिएक्टेंट का वॉल्यूम या प्रोडक्ट का मैस, अगर मुझे एक चीज भी दी गई हो तो मैं दूसरी चीज को आराम से फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो स्टीचियोमेट्री हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में, उस इक्वेशन में जो क्या हो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो। ठीक है, तो ये आपके पास स्टीचियोमेट्री के हवाले से बात आ जाती है और हमारे पास ना रिलेशनशिप्स आ जाते हैं जो हमारे पास स्टीचियोमेट्री में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही जो है आपका जो एफएससी फर्स्ट ईयर के जो टॉपिक्स थे ना वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई टॉपिक रह गया हो ना बीच में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो रह गए हैं जिन पे मैंने वीडियोस नहीं बनाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी करें। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम सेकेंड ईयर की जो बुक है उसमें से जो टॉपिक्स हैं वो स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।